हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और आज की क्लास में हम लोग आहार नाल के अंतिम भाग बड़ी आंत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए हम लोग देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो यहाँ जो ये आप रचना देख रहे हैं, ये वाली मोटी वाली, इसी को हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसकी मोटाई अधिक होने के कारण इसका नाम बड़ी आंत रखा गया है। ठीक है, छोटी आंत का अगला भाग किसमें खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो आप छोटी आंत देख रहे हैं और ये बड़ी आंत देख रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक छोटी नली होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम के नाम से जानते हैं। अच्छा, और सीकम के शीर्ष पर एक ये जो उंगली जैसी यहाँ पर रचना देख रहे हैं, लंबी सी ये जो रचना देख रहे हैं यहाँ पर, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। तो आपने कभी सुना होगा कि अपेंडिक्स का इनका ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का मतलब यह हुआ, यहाँ जो ये जो आप ये लंबी उंगली वाली जो रचना देख रहे हैं, ये आपका अपेंडिक्स कहलाता है। इसकी लंबाई बढ़ जाती है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का मतलब हुआ कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसको काट कर फिर डॉक्टर उसे छोटा कर देते हैं, उसे वास्तविक रूप में ला देते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स होता है, इसका हमारे आहार नाल में इसका कोई काम नहीं होता है, भोजन के पाचन में इसका कोई काम नहीं होता है। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वैसे अंग को हम लोग कहते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का अवशेषी अंग ही है। ये हम बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आया, लेकिन इसका कोई उपयोग कभी भी किसी मानव के द्वारा नहीं हो पाता है, यानी कि ये अवशेषी अंग है। जैसे हम लोग अगर बात करें बहुत प्राचीन समय की, तो जो मनुष्य थे उनके पूंछ हुआ करते थे, तो पूंछ भी अवशेषी ही अंग था जिसका कोई उपयोग नहीं था, और धीरे धीरे वो हट गया हमारे शरीर से। लेकिन ये जो आप अपेंडिक्स देख रहे हैं, ये हमारे शरीर में है और ये एक अवशेषी अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने यहाँ पर बड़ी आंत पे आते हैं। तो बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है कोलन, जो ये देख रहे हैं, ये आपका कोलन कहलाएगा, यहाँ से आता है। और दूसरा भाग जो होता है उसे हम लोग रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। रेक्टम कहिए या मलाशय कहिए। ठीक है, रेक्टम या मलाशय कहिए। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोलन, कोलन तीन भागों में बटा होता है। कोलन तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है ऊपरीगामी, ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन। दूसरा होता है अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। और तीसरा होता है आपका अधोगामी, अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है। अच्छा, जो अधोगामी कोलन है, ये यानी लास्ट वाला जो भाग होता है, इसको अधोगामी कोलन कहते हैं। अधोगामी कोलन का अगला भाग रेक्टम में यानी कि मलाशय में खुलता है। ठीक है, मलाशय में खुलता है। और ये जो मलाशय देख रहे हैं, ये जो यहाँ आगे मलाशय यानी कि जो रेक्टम देख रहे हैं, यह रेक्टम जो अंत में मल द्वार, यहाँ पे एक रास्ता होता है जिसे हम लोग मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मल द्वार। इसी से मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये अंतिम भाग हो जाएगा मल द्वार। ये एक रास्ता है जिसके कारण हमारे शरीर में जो अपचा भोजन होगा, वो यानी कि हमारा जो मल होगा, वह इसी रास्ते से बाहर निकलता है। तो किस तरह से एक क्रिया होती है, इसके समझ लेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा भोजन का पाचन के फलस्वरूप वह भोजन इलियम से, इलियम क्या है? तो वह आपकी छोटी आंत का भाग होगा, तो वह किस में आ जाता है? इलियम से आ जाता है कोलन में। कोलन यानी कि बड़ी आंत का पहला भाग जो है उसमें कोलन में आता है। और है ना, कोलन से जाते हुए कहाँ पहुंच जाता है? रेक्टम में पहुंचता है, जो आपका बड़ी आंत का अंतिम भाग है। रेक्टम में पहुंचता है यानी कि मलाशय में पहुंचता है। ठीक है, मलाशय में पहुंचता है। और बड़ी आंत के इन भागों में यानी कि कोलन में यहाँ पे क्या होता है कि अपचे भोजन के अतिरिक्त जल का भी इसमें अवशोषण होता है।
जल भी इसमें अपचा भोजन और जल का भी अवशोषण इसके अंदर होता है, यानी कि इसके अंदर भी अपचय भोजन और जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसमें अपचय भोजन और जल का अवशोषण होता है, किसमें? बड़ी आंत में। ठीक है, और फिर अंत में अपचा भोजन मल के रूप में मल के रूप में अस्थायी तौर से किसमें उपस्थित हो जाता रहता है? स्थित रेक्टम में, मलाशय में स्टोर होता है, और फिर हम लोग उसे अपने शरीर से मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल देते हैं समय समय से। ठीक है, तो इस तरह से पाचन की क्रिया पूरी तरह से पूर्ण होती है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत में खुलती है। देखिए कह रहा है कि बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। बड़ी आंत के दो भाग कोलन तथा मलाशय देखिए या रेक्टम भी लिख सकते हैं, मलाशय कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो ये इस बात को लिख देते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ पर, है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, ऐसे कर देते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है ना, यानी ये हम अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं। ये उंगली जैसी रचना होगी और इसका सिरा बंद रहता है। ठीक है, सिरा बंद होता है। ठीक है, यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। अपेंडिक्स यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है, यानी इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये बिना मतलब का अंग है हमारे अंदर। ठीक है, कोलन 3 भागों में विभक्त रहता है, इसके बारे में अब लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं कोलन के बारे में कि कोलन 3 भागों में विभक्त होता है।
पहला भाग है ऊपरी गामी कोलन। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ कोलन। तथा तीसरा जो है वह है आपका अधोगामी कोलन। ठीक है, अधोगामी कोलन। तो ये जो अधोगामी कोलन होता है उसका अगला भाग किस में खुलता है? एरेक्टम में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अधोगामी कोलन मलाशय भी लिख सकते हैं। रेक्टम को मलाशय ना कहा जाता है। मलाशय में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अब ये इसमें किस तरह से यह कार्य करता है इनके बारे में देख लेते हैं। तो बड़ी आंत में किस तरह से कार्य होता है? तो मैंने अभी बताया कि छोटी आंत के इलियम से बड़ी आंत के कोलन में क्या आ जाता है, यहाँ पर भोजन के पाचन के बाद जो अपचा भोजन है इसमें आता है, और ये फिर इधर से जाते हुए इसमें इसका अवशोषण भी होता है। अपचे भोजन का अवशोषण के साथ साथ जल का भी अवशोषण होता है, और आगे चल के वह कहाँ इस कोलन से होते हुए रेक्टम में यानी कि मलाशय में पहुंच जाता है। और यहाँ मलाशय में ही अपचा भोजन अस्थायी तौर पर यहाँ पे संचित रहता है, और फिर समय समय पे ये शरीर से बाहर निकल जाता है मल द्वार के रास्ते। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल का भी अवशोषण या अवशोषित हो जाता है शरीर का, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए, और अंत में अपचा भोजन जो है, अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ गए? तो इस तरह से पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।